वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम एक ऐसे इशू पे बात करेंगे जिस पे हमने क्या बहुत से और चैनल्स ने प्रोग्राम्स ने एक से ज़्यादा मर्तबा उठाया है, इस पे बहुत बहस भी की है। मगर ऑब्वियसली पिछले दिनों में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई हैं तो एक दफ़े फिर ये इशू जो है ये एक शिद्दत से नुमायाँ हुआ है दोबारा। और ये इशू है हमारी मीडिया के हवाले से सहाफ़ती जो मयार हैं और जो मीडिया की पोलराइजेशन का आजकल बहुत ज़िक्र हो रहा है। पिछले दिनों की जितनी भी आप सियासी डेवलपमेंट्स देख लें, चाहे वो कुछ गिरफ्तारियां हों, चाहे जो सियासी जमातें हैं उनकी आपस में इल्ज़ाम तराशी हो, अपनी सफाई हो, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हों, सबका ज़िक्र जो होता है वो अगर होता है तो मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी काफ़ी बात की जाती है। सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों पे हमें नज़र आता है जो एक तक़सीम है माशरे में, सियासी दंगल में, और साथ में वही तक़सीम अब हमें मीडिया और सोशल मीडिया पर भी नज़र आती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अगर हम पहले बात करें तो ऑब्वियसली हम जहाँ ज़िक्र करते थे और मसाइल का, जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है उसके क्या असरात है सहाफ़ती मयार पे, जो लोग देख रहे हैं उन पे, मगर इसके साथ साथ और भी जो अब डेवलपमेंट्स हमें नज़र आ रही हैं कि जानिबदारी एक बहुत नुमायाँ हो गई है। चाहे वो कोई ख़बर हो, चाहे वो तज्ज़िया हो, जिस भी न्यूज़ चैनल पे या बहुत से न्यूज़ चैनल्स पे अगर हम कहें तो ये कंटेंट में एक अब कांस्टेंट हो गया है कि तज्ज़िया हो या ख़बर हो उसके अंदर आपको एक मखसूस एंगल भी नज़र आता है कई दफ़े, और वो उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ चैनल्स के साथ भी, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी। और सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि क्या इस ट्रेंड को रोकने का कोई तरीका है? क्या ये जो है ये सिर्फ़ एक ऑडियंस जो जिसको कहते हैं मखसूस ऑडियंस है उसको कैप्चर करने का ज़रिया है, या हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ़ एक हादसा है क्योंकि ऑब्वियसली सहाफ़ती मयार जो है वो मुख्तलिफ़ हो चुके हैं, गिर गए हैं, जैसा भी आप कहना चाहें। सोशल मीडिया की अगर बात करें तो वहाँ तो ये तक़सीम सहाफ़ी क्या आम जो इस्तेमाल करने वाले हैं सोशल मीडिया के उन सब में भी हमें नज़र आती है। ट्विटर ट्रेंड्स का ज़िक्र करें, जिस तरह की गुफ्तगू होती है, ये सब क्या एक माशरे की अक्कासी करते हैं, या ये है कि जो माशरे में डिविजन्स हैं, फ़र्क है, उनको ये ज़्यादा नुमायाँ कर रहा है ये जो सोशल मीडिया है। इन सारे इश्यूज़ पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे इस वक्त जो हमारा एक मीडिया लैंडस्केप है उसमें जो सहाफ़ती मयार हैं, साथ में हम ज़िक्र करेंगे जो एक पोलराइजेशन हमें नज़र आती है सोशल मीडिया पर भी और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और आज हमने दावत दी है दो ऐसे लोगों को जो हम सहाफ़ी तो शायद हम उनको ना कहें, बट दोनों का बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा है इस शोबे से, एंड होपफुली दे हैव दी, जिसको कहते हैं ना कि इनसाइडर पर्सपेक्टिव भी, और इतना फासला भी है कि शायद वो कुछ ऐसी चीज़ें देख सके जो हम सहाफ़ी इस प्रोफेशन में या इस इंडस्ट्री में रहते हुए नहीं देख पाते। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद जब्बार साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार है, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात, और हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर असद रहीम ख़ान साहब, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम नवीस हैं, शो भी करते रहे हैं कुछ अरसा हमारे साथ ही इस चैनल पे। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जावेद साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप यू वर पार्ट ऑफ द टीम जब ये सारा फैसले हुए इन जो टेलीविज़न इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है ये शुरू हुई, तो सर क्या उस वक्त जब आप लोग ये आगाज़ कर रहे थे आपको अंदाज़ा था या आपने सोचा था कि इतने एक तो ज़्यादा चैनल्स आएंगे और इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगी? डिड यू हैव एनी आइडिया एट दैट मोमेंट? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू फॉर द इनविटेशन आरफा बीबी। जब मैंने गुस्ताखी की थी इस कानून को पहली दफ़ा ड्राफ्ट करने की 1997 में, और ऑर्डिनेंस बना था, फिर वो लैप्स कर दिया गया नवाज शरीफ साहब की दूसरी हुकूमत में। लेकिन जनरल मुशर्रफ के बाद जब मैंने दोबारा इसको रिवाइव किया तो
میں نہیں سمجھتا تھا کہ اتنی نیچے چلے جائیں گے بنیادی اخلاقی قدریں اور زبان. بالکل میں اس کا گلٹی تو نہیں ہوں, ذمہ دار بھی نہیں ہوں, کیونکہ میں انسانیت کی اچھائی میں ابھی بھی یقین رکھتا ہوں. لیکن اس وقت مجھے توقع یہ نہیں تھی کہ اتنا برا ایک فیز آئے گا جہاں اخلاق کو قربان کر کر اپنی جانبداری, اپنی ذاتی خواہشات, جذبات کو اور اپنے لائلٹیز کو ترجیح دی جائے گی اوور ایوری ادر کنسیڈریشن. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں مایوس ہوں یا میں ریگریٹ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ناگزیر تھا کہ یہ بھی پہلو یا یہ بھی مرحلہ دیکھنا, تاکہ ایک حد تک عوام اور ذرائع ابلاغ کا شعبہ کچھ سیکھنے کی کوشش کرے اس تجربے سے. تو میں مایوس نہیں, صحیح, افسردہ ضرور. جی اسد صاحب, آپ نے بھی بہت وقت گزارا ہے, ابھی بھی آپ لکھتے رہتے ہیں, کامنٹری بھی کرتے رہتے ہیں. سر آبویسلی سوشل میڈیا ایک بہت بڑا حصہ بن چکا ہے جس کو ہم میڈیا لینڈسکیپ کہتے ہیں, بہت ذکر ہوتا ہے اس کا. کیا یہ جو پولرائزیشن ہے جو ہمیں مین اسٹریم میڈیا میں نظر آتی ہے, کیا اس کی ہم ذمہ داری کچھ حد تک سوشل میڈیا پر ڈال سکتے ہیں کہ یہ ٹو کیپ اپ ود دا سوشل میڈیا اور perhaps ٹو گیٹ دی اٹینشن آن سوشل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا کو لگتا ہے کہ یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ بہت پولرائز, بہت ایکسٹریم پوزیشنز نے. جی بہت شکریہ عارفہ صاحبہ. میرا خود تو میڈیا سے شاید براہ راست تعلق نہیں ہے, اور جاوید صاحب جن کا کردار اتنا تعمیری رہا ہے, اور آپ کے بعد بھی کوئی اس طرح کی بات کرنا بھی کچھ نہ کچھ مجھے گستاخی خود ہی محسوس ہو رہی ہے. لیکن شاید شروع میں دیکھنا چاہیے کہ آپ نے ترقی کتنی کی اور کامیابی کتنی حاصل کی. 80 کی دہائی کو دیکھ لیں آپ, یا 90 کی دہائی کو بھی آپ دیکھ لیں. ضمیر نیازی صاحب کی کتابیں بھی ہیں جس میں پریس ایڈوائسز کی ایک فہرست ہوا کرتی تھی, اور آزادی اظہار رائے کے متعلق ایک بہت ہی ایک محدود قسم کا ایریا تھا جس میں ہمارے جو صحافی تھے وہ کھیلا کرتے تھے. تو آپ اس سے آگے بہت بڑھ چکے ہیں. اس میں تھے فوجی عامر, اور ان کا جو اوورال جو کردار تھا میرے حساب سے نقصان دہ تھا, لیکن اس میں جو پرویز مشرف کا رول رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ اور بات ہے کہ وہی آزادی صحافت پھر انہی کے گلے پڑ گئی. جہاں تک سوشل میڈیا کا تعلق ہے عارفہ صاحبہ, میں سمجھتا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, سوشل میڈیا کا جو اثر ہے وہ ہماری مین سٹریم میڈیا پہ واضح ہے. لیکن یہ ایک اچھی چیز اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ مین سٹریم میڈیا کے جو معیار ہیں, ان کا بھی ذکر جاوید صاحب نے بھی کیا, وہ کتنا زیادہ اب بدل چکا ہے. یہاں انویسٹیگیٹو رپورٹنگ پہ اتنی زیادہ اب اس کو ترجیح نہیں دی جاتی. آپ کا ایڈیٹوریل لائن سے بہت ایک گہرا تعلق ہے اور طویل تعلق ہے. آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ ایڈیٹوریل کے حوالے سے کس طرح معیار نیچے آیا ہے. تو جب ہمارا مین سٹریم میڈیا کا ایک 24 گھنٹے کا پریس سائیکل بننا شروع ہوا تو ہم نے پھر بیان بازی پہ ایک طرح سے ایک شفٹ کر لی. فلانا جی سیاسی جماعت کے سربراہ صاحب ہیں, انہوں نے یہ بیان دیا, اس کے جواب میں ایک اور شخص نے یہ کہا, اور وہی پھر نیوز سائیکل ہوتا ہے. تو جو عام ویور ہے اس کو شاید اس طرح فائدہ نہیں ہوتا جتنا ہونا چاہیے, اور اس کو مزید ڈرائیو کرتی ہے سوشل میڈیا, جس میں کیونکہ ایک ٹویٹس کا اور فیس بک پوسٹ کا ایک سلسلہ جاری رہتا ہے, اور وہاں بھی آپ دیکھیں گی کہ سوشل میڈیا میں تو خصوصاً جتنی زیادہ آپ انتہا پسند قسم کی آپ رائے رکھ سکتے ہیں یا انتہا کو چھونے والی رائے آپ رکھ سکتے ہیں, وہ اتنی زیادہ مقبول ہوتی ہے. آپ اگر بیچ کی بات کریں گے یا تھوڑی سے صبر و تحمل کی بات کریں گے تو وہ اکثر اتنا وائرل نہیں ہوتا جتنا باقی ہوتا ہے. That has had a negative effect on the rest of our mainstream media. بالکل صحیح. جاوید صاحب, بہت آج کل ذکر ہوتا ہے سر, جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا, پچھلے دنوں میں بھی یہ بحث ایک سے زیادہ مرتبہ سنی کہ جی اب ایڈیٹر کا کوئی رول نہیں رہا, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. جو گرتے ہوئے صحافتی معیار ہیں وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایڈیٹر کا رول نہیں بچا. پر سر میرا سوال یہاں تھوڑا مختلف ہے, یہ کہ
ہمیں شاید یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایڈیٹر کا رول اب کیوں نہیں رہا. مطلب ایسی کیا بات ہوئی کہ اگر 10-15 سال پہلے تک یہ ایڈیٹر کا رول اہم ہوتا تھا تو پچھلے 10-15 سالوں میں ایسی کیا تبدیلیاں آئیں کہ یہ اب ضروری ہی نہیں رہا؟ کیونکہ اگر یہ ضروری ہوتا, اگر میڈیا آرگنائزیشنز کو لگتا کہ یہ اہم ہے, تو they would not have let go of this role. اس میں آپ ایک اسمپشن موجود ہے عارفہ صاحبہ آپ کے بیان میں کہ میڈیا میں ایک انہیرنٹ ایک نیکی ہے اور ایک مثبت پہلو ہے کہ وہ ہمیشہ بہتر پہلو کو پہچاننے کی قابلیت رکھے. میڈیا کے جو مالکان ہیں, اور اس میں میں سب کو شامل کروں گا, وہ بھی انسان ہیں اور انہیں منافع کمانا, ایک اثر پانا اپنے ہی شعبے میں یا دوسرے شعبوں جن میں ان کی مفادات موجود ہیں, اور میڈیا کو استعمال کرنا اس مقصد سے, وہ ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ انہوں نے میڈیا کے فوائد پبلک سروس کے طور پر نہیں بلکہ ایک پیورلی سیلف ایگرینڈائزنگ کمرشلائزڈ موٹو کے طور پر پہچاننا شروع کیا. اور اس میں ایڈورٹائزرز کو میں بہت شامل کروں گا کیونکہ پس پردہ وہ ایک بہت بھاری اثر رکھتے ہیں کہ الیکٹرانک میڈیا بالخصوص کس قسم کے پروگرامز کو ترجیح دیں گے, کس قسم کی سنسنی خیز خبروں کو پسند کیا جائے گا, الگورزمس کے ذریعے پہچانا جائے گا کہ یہ اٹریکٹ کرتے ہیں سب سے زیادہ ویورشپ یا یہی جانا چاہیے اشتہارات. تو ایک نیکسس بن چکا ہے بٹوین دی انٹرسٹ آف میڈیا پروپرائٹر اینڈ ایڈورٹائز, دا سائلنٹ ہڈن فورسز. حالانکہ ان کے جو مفادات ہیں, ان کے جو پیغامات ہیں, وہ تو بھرمار ہیں ان کی میڈیا کے اسکرین پر اور آوازوں کے ذریعے, لیکن ان کی اصل موٹیویشن آج ٹوٹلی نان ٹرانسپیرنٹ. تو اس کی وجہ سے جو پروفیشنل رول رہا تھا اور ہونا چاہیے صحافی کا, ایڈیٹر کا, وہ کمزور ہوتا گیا. اور یہ باہر کی ممالک میں بھی ہوا ہے, لیکن بعض اداروں نے ابھی تک محفوظ رکھا ہے the sanctity of professional independent editorial judgment. صحیح. یہاں پر یہ چیلنج ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور اسی لیے پبلک انٹرسٹ, پبلک سروس میڈیا کی شدید ضرورت ہے. اسد صاحب, یہی جو ایک پولرائزیشن ہے, اب آپ کے خیال میں جو عام لوگ اب ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں, اب وہ اس کو کس طرح, یہی بات ہے کہ ہر کوئی صرف اپنا ایکو چیمبر جو ہے اس میں کمفرٹیبل محسوس کرتا ہے, صرف وہ چینلز دیکھے جاتے ہیں, وہ اخبار پڑھے جاتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ ہماری مرضی کی بات ہوگی, ہمارے مطلب کی بات ہوگی, یا لوگوں میں بھی اس طرح کا احساس ہے, یا جس کی وجہ سے کئی لوگ یہ کہتے ہیں, یہ آرگیومنٹ بھی دیا جاتا ہے کہ شاید جو ہماری ایک کریڈیبلٹی ہے انڈسٹری کی, وہ اس کا بھی بہت نقصان ہوا ہے, کیونکہ سب جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ہر کسی نے نہیں تو بہت سو نے سائڈ لی ہوئی ہے. جی بے تحاشا نقصان ہے, لیکن جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہ بات پسند آتی ہے کہ جو بھی آدمی بات کر رہا ہے وہ ہم خیال بات کر رہا ہے. اور بہت کم لوگ ہیں, میں بلکہ ایک شخص کو جانتا ہوں, ان کا بھی وکالت سے تعلق ہے, جو کہ جیو کے بعد ARY کو دیکھتے ہیں, کیونکہ ان کے مطابق ان کو مکس پانی بہتر لگتا ہے اور اس سے کچھ نہ کچھ ایک طرح سے ایک توازن پیدا ہوتا ہے. اس طرح کے لوگ لیکن اقلیت میں ہیں. ایکو چیمبر سے آپ مزید کمفرٹ ہوتے ہیں, اور آپ کے جو اپنے بھی جو پہلے سے کچھ خیالات ہیں ان کو بھی چیلنج کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن یہاں بھی کیا میڈیا کا اتنا ہی قصور ہے, یا وہ بھی کچھ لوگوں کے پیٹرنز کے مطابق کام دکھا رہے ہیں؟ ادھر جو میرے خیال سے جو کچھ تنقید بنتی ہے وہ یہی ہے کہ مالکان کی سطح پہ آپ نے جو ایک آپ کی بہت گہری ذمہ داری تھی کہ آپ حقیقت کی بات کریں, جو معاشرے کے مسائل ہیں اس کی تہہ تک پہنچیں, ان کو آپ نے بالکل بھول کے آپ نے کہا کہ اگر کسی ایک سیاسی جماعت کی تقدیر کے ساتھ ہم اپنے چینل کے مستقبل کو بھی جوڑ دیں تو ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوگا. یہ مختلف چینل ہیں اور انہوں نے مختلف جماعتوں کے ساتھ کیا, لیکن اس کا جو اینڈ افیکٹ تھا وہ ویور کے لیے نقصان دہ تھا, اور
جو اس کی ایک اوورآل جو ایک ایجوکیشنل حیثیت تھی اس کے لیے بھی بے تحاشا نقصان دہ تھا. آج میرے خیال سے عارفہ صاحبہ آپ ان میں سے نہیں ہیں, لیکن میں کہوں گا جو سب سے زیادہ مقبول اینکرز کی اکثریت ہے, آپ کو پہلے سے ہی اندازہ ہو جائے گا کسی بہت بڑے واقعے سے پہلے کہ ان کی اس کے متعلق کیا پوزیشن ہوگی. یہ میرے خیال سے کافی زیادہ نقصان دہ رہا ہے مین سٹریم میڈیا کے لیے. پر جاوید صاحب یہ یہ بھی ایک اب سوال اٹھتا ہے, بات ہوتی ہے کہ صحافیوں کی پوزیشنز تو ایک ہوتی تھیں, بٹ اب تو یہ حال ہو گیا کہ ایک جو چینل کی پوزیشن بنتی ہے اس کے بعد وہاں کام کرنے والے تقریباً سب جو ہوتے ہیں وہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں. دوسرے چینل میں اگر کوئی دوسری پوزیشن ایڈیٹوریلی بنی ہوئی ہے تو وہاں کام کرنے والے سارے لگتا ہے وہی پوزیشن لیتے ہیں. وہ چاہے ذاتی ان کی زندگی میں ان سے آپ پوچھ لیں یا ان کو پروفیشنلی پوچھ لیں, یہ what do you think is happening here? What is happening is unavoidable, عارفہ صاحبہ. دیکھیے یہ جو ابنڈنس ہے, اتنی بڑی تعداد میں ہمارے پاس اب نیوز چینل, کہ اگر ان میں سے کچھ 2 یا 3, اور میں پی ٹی وی کی نہیں بات کر رہا بیکاز اٹ از اے اسٹیٹ براڈ کاسٹر, ناٹ اے پبلک سروس براڈ کاسٹر لائک بی بی سی, اگر وہ ہوتے تو میری ناچیز رائے میں کوئی حرج نہیں اگر اتنی گہری جانبداری بعض چینل دکھائیں. بیکاز ہاؤ کین یو پریونٹ میڈیا فرام بینگ افیکٹڈ بائی سوسائٹی ایٹ لارج. کچھ نہ کچھ اثر ہوگا, ان کے اپنے اپنے نظریاتی یا ذاتی الائنمنٹ ناگزیر ہیں شخصیات کے ساتھ یا سیاسی جماعت کے ساتھ, تو کوئی حرج نہیں ہے. کوئی اس میں دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ڈیسیو یو, دے آر واٹ دے آر. سو یو نو کہ بھئی یہ اس چینل کا یہ موقف ہے, یہ پرو ہے یا اینٹی ہے, بس شرطے کہ ان کی اجارہ داری نہ ہو. The great tragedy of Pakistani electronic media is that there is virtually no public interest medium offering independent professional journalism electronically. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. نہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کریں گے سوات کے حوالے سے. اسٹے ود اس. اس اسمبلی کو 2 دفعہ بریفنگ دی گئی ہے. اللہ کرے جو معاملات جو ہے جن کی بریفنگ دی گئی وہ صحیح ٹریک پہ چل نکلیں, بجائے اس کے کہ وہ کو اپنا نظام یہاں پہ نافذ کریں. ہاؤس میں جو ہے بریفنگ میں کہا گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ جو ہے ان سے بات چیت جو ہے چل رہی ہے. وہ ایک پروسیس ہے, لیکن ایک خطرہ ضرور جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے بڑھ رہا ہے. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے خیبر پختونخوا میں سوات کے حوالے سے جو آج کل اطلاعات آ رہی ہیں. بد امنی کا بھی ذکر ہو رہا ہے, کشیدگی کا, اور کچھ میڈیا رپورٹس تو جو کلعدم آرگنائزیشن ہے ٹی ٹی پی, اس کا ایک جو ہے وہاں دوبارہ متحرک ہونے کا بھی ذکر ہو رہا ہے. چند روز قبل سوات کا علاقہ مٹا جو ہے وہاں مقامی ڈی ایس پی اور اس کے قافلے کے اوپر دہشت گردوں کی طرف سے حملہ کیا گیا, اور اس کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس میں جو کلعدم ٹی ٹی پی ہے اس کے جو کچھ ممبرز تھے وہ پولیس اہلکاروں کو اور ان کو اپنی حراست میں لینے کا دعویٰ کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اطلاع آ رہی ہے کہ جو کلعدم ٹی ٹی پی ہے اس نے بھتہ نہ دینے پر ایک کنٹریکٹر کو منگورا میں قتل بھی کیا ہے. یہ جو بڑھتی ہوئی بد امنی ہے, اور ایک دفعہ بہت ذکر ہو رہا ہے کلعدم ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز دوبارہ ہو رہی ہیں سوات کے علاقے میں, تو اس پہ کافی ایک سوال بھی اٹھے ہیں اور لوگ آج کل گفتگو بھی بہت کر رہے ہیں. اس حوالے سے اب بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے شینی زادہ صاحب کو, سینئر صحافی ہیں, سوات میں بیسڈ ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. سر کچھ ہمیں یہ ذرا سمجھائیں, واقعات جو پچھلے 1-2 دن کے ہیں اس پہ تو بہت گفتگو ہوئی بھی ہے, مگر اگر آپ ہمیں ذرا بتا سکیں کہ نہ صرف اوورآل صورتحال کیا ہے, بٹ یہ کہاں سے اور کب سے اس طرح کی یہ جو واقعات ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے ٹی ٹی پی کی, اس کی اطلاع آنی شروع ہوئی؟ یہ تو
वक्त अफगानिस्तान में जारी है और वो एक कड़ी खबर भी है कि एक दफा फिर वो असलहा समेत जो मुकामी वो ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में एकदम कैसे इतने लोगों की वाज़ेह कर दूं कि ये लोग अभी शहरी इलाकों में दाखिल नहीं हुए हैं और सिर्फ है दिल के साथ 12-13 हजार फीट की बुलंदी पर पहाड़ों पर ये वहां पर इनको मतलब इनकी जो एक्टिविटीज है उनको देखा गया है। और जिस तरह आपने कहा कि कुछ पुलिस एहलकार हमारे जो है ना वो जख्मी भी हुए, इन पर के खिलाफ कार्रवाई, तो इस चीज को काफी तशवीश की निगाह से देखा जाता है और लोग ये कहते हैं कि अगर अमन मुज़ाकिरात जारी है उनकी बातचीत की जा रही है तो फिर इन लोगों के पास असलहा क्यों है? अगर ये आम शहरियों की तरह यहाँ पर रहे तो किसी को इतराज नहीं है, लेकिन अगर ये असलहा उठाते हैं और 2009 वाली एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर देते हैं तो फिर तो ये लोगों में यहाँ पर स्वात में काफी तशवीश जो है ना वो पाई जाती है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन पे कुछ वाकयात ऐसे हुए कि पीटीआई के एमपीए मेंबर सूबाई असम्बली वो लियाकत खान जो है ना उसको भी दिर में जो दिर का जो इलाका है वहां पर उन पर हमला हुआ जिसमें 4 बंदे जो है ना वो जहाँ बहक हो गए और वो शदीद जख्मी है, इस वक्त भी वो अस्पताल में है। एक ये वाकया है। स्वात में भी एक वाकया पेश आया, एक इनोसेंट मतलब एक नोटेबल कस को बंदे को वहां पर जो है ना फायरिंग करके वो भी नामालूम अफराद ने कत्ल किया। तो ये जो चीजें सिलसिले अभी तक ये कोई कंफर्म नहीं कर रहा है कि ये किसने की है। हालांकि जो पीटीआई की मेंबर सूबाई असम्बली है इसकी तरदीद भी टीटीपी ने की है कि ये हमारे तरफ से नहीं है, किसी और ने की होगी। लेकिन लोग ये समझते हैं, खासकर दिल में एक कल बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा हुआ और हुकूमत से ये मुतालिबा किया गया कि यहाँ पर हमें अमन चाहिए। ये जो अमन स्वात में दिल में मलाकन डिवीजन में बहाल हुआ है, यहाँ पर बहुत ही कीमती जाने जो है ना वो ज़ाया हो गई है, हजारों की तादाद में लोग मरे और इसके अलावा लाखों की तादाद में लोग घर हुए, तो मकानात भी कारोबार भी। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जब ये खबर नहीं आई थी तो काला के तमाम होटल सयाहों से भर गए थे और 16 तारीख तक कोई होटल किसी भी होटल में कमरा अवेलेबल शुरू हो गई तो वो तमाम के तमाम जो होटल है वो खाली हो गए और जितने भी लोगों ने आना था उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी। तो लोग ये समझते हैं कि और खासकर सीजन के मौके पर किस्म की शुरू करना। ये बताइएगा, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, ये बताइएगा ये जो एहतजाज का आपने जिक्र किया ये मतलब कि किसने ऑर्गेनाइज किया था? क्या इसमें भी सियासी जमातें इन्वॉल्व थी या ये सिर्फ आम शहरी थे? कौन लोग थे? किस तरह ये फैसला हुआ और क्या उसका कोई रिएक्शन आया? कोई हुकूमत की तरफ से उनसे की गई कुछ समझाने की कोशिश की गई, कोई सफाई देने की कोशिश की गई कि ये क्या हो रहा है? असल में ये जो दिर में जो एहतजाजी मुजाहिरा हुआ वो तो टोटली गैर सियासी था और वहाँ के लोग काफी मुत्तहिद है। वहाँ पर आम आदमी इसमें हर पार्टी के लोग शामिल थे, लेकिन आम लोगों ने इसको ऑर्गेनाइज किया, किसी पार्टी की इसको हिमायत या इसकी सपोर्ट हासिल नहीं थी, आम शहरी थे और बहुत बड़ी तादाद में ये जो शहरी थे वो एहतजाजी मुजाहिरा उन्होंने किया और हुकूमत से मुतालिबा किया और 3 दिन का अल्टीमेटम भी दिया हुआ है कि हमारे लिए जो कातिल इस वाक़े में मुलव्विस है इसको गिरफ्तार किया जाए और इनके कातिलों को बेनकाब कर दिया जाए। यहाँ ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि जुमे के रोज स्वात में भी मुख्तलिफ पार्टियों के जो कायदीन है वो भी एहतजाजी मुजाहिरा करेंगे। इसमें आम सिविल सोसाइटी के लोग हैं और दिगर जो पार्टियों के लोग हैं वो भी इसमें शामिल है और स्वात में भी अब एहतजाजी मुजाहिरे का ऐलान किया गया है क्योंकि स्वात की जो अमन है उससे सयाहत
पर जो अच्छे असरात मुरतब होना शुरू हो गए थे। पहले कोरोना ने इसको खराब किया, फिर अब दोबारा जब स्टेबल हुए कोरोना, पाबंदियां खत्म हो गई, तो अब दोबारा ये सिलसिला शुरू हो गया। तो अब लोग जो है ना वो इनके अरबों रुपए जो इन्वेस्टमेंट उन्होंने किया हुआ है कालाम में और स्वात के मुख्तलिफ शहरों में, तो वो अब दोबारा जो है ना लोग परेशान है कि हमने इतना सरमायाकारी यहाँ पर की है सही। और अब यहाँ पर सूरत हाल ऐसे हो गई। जी सर, तो ये बताइएगा कि जो ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है अब वहाँ स्वात में, क्या वो पुलिस के हवाले है, क्या फौज की भी वहाँ कोई डिप्लॉयमेंट है, कौन इन सारे मामलात को देख रहा है? फिलहाल तो टोटली पुलिस के पास है, और पुलिस जो है ना वो भी बिल्कुल तकरीबन 4 दिन पहले योम शुहदा पुलिस मनाया गया, तो वहां पर DIG मलकन डिवीजन ने खुल कर कहा कि हमारे जो पुलिस फोर्स है वो बिल्कुल तैयार है हर किस्म के हालात से निपटने के लिए। ये 2008 और 9 नहीं है, अब हमारी पुलिस बिल्कुल स्ट्रांग है और हर किस्म के हालात का मुकाबला कर सकते हैं। ये भी मैं वादे कर दूं कि जो डिस्पी जख्मी हुआ या जो दिगर जो लोग और वो यरगमाल भी बने, ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से और कुछ गलतफहमी की वजह से ऐसी वाकयात हुई। बाकी ये यहाँ की पुलिस का दावा है कि हम तैयार हैं हर किस्म के हालात के निपटने के लिए। और ये भी मैं वाज़ेह कर दूं कि अभी भी किसी फोकल पर्सन पुलिस की तरफ से या दिगर जो इदारे हैं उनकी तरफ से कोई भी मौके पर इख्तियार तो नहीं किया गया, लेकिन अब द रिकॉर्ड हमें मालूम है कि वो बिल्कुल कह रहे हैं कि हम तैयार हैं हर किस्म के हालात से निपटने के लिए और अमन अमान को बरकरार रखना है और हर सूरत में यहाँ पर अमन होगा इंशाअल्लाह। और वो ये कह रहे हैं कि सयाहत बहाल होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए। आला नाज़रीन, यहाँ आप लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे माइनॉरिटी डे के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो इंटरनेशनल माइनॉरिटी डे यानी कि अक़लियतों का आलमी दिन है, जो इस वक्त सारे मुल्क में और सारी दुनिया में मनाया जा रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन ज़िक्र करते ही रहते हैं अक़लियतों का, और जहाँ जो इनके यहाँ चैलेंजेस हैं, मसाइल हैं, और हालिया बरसों में तो इस पे बहुत बहस भी हुई है। अंदरूनी सिंध का अगर ज़िक्र करें तो वहाँ जो कम उम्र हिंदू लड़कियों की शादियाँ होती हैं, जबरी मजहबी तब्दीली का भी ज़िक्र होता है, और मसीही बरादरी का जहाँ ज़िक्र करें तो फिर ऑब्वियसली जो तौहीन रसालत मुक़दमात हैं उनमें उनको नामज़द किए जाने वाले ट्रेंड पे भी बात होती है। तो ये सारे जो मसाइल हैं इनका ज़िक्र न सिर्फ मीडिया पे होता है, ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इन इश्यूज़ पे काम कर रही हैं, मगर क्या कोई फ़र्क हम डाल सके हैं? इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं लाल चंद मली साहब, अक़लियती रुकन हैं नेशनल असम्बली के। वेलकम टू द शो सर। जी सर, आप ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल डे है, हम जिक्र कर रहे हैं माइनॉरिटीज़ का, उनके जो चैलेंजेस हैं रियासत की तरफ से, कितना उनको कोई प्रोटेक्शन दी जाती है कि नहीं, आप किस तरह देख रहे हैं सर कि क्या सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त अक़लियतों के लिए भी, और उसी हवाले से रियासत के लिए क्या बड़ा चैलेंज है? जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया है। देखिए, आज जो 11 अगस्त हम माइनॉरिटी डे मनाते हैं वो इसलिए मनाते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमारे फाउंडर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खिताब किया था और माइनॉरिटीज़ की बात की थी कि माइनॉरिटीज़ आज़ाद होंगी, वो मंदिर में जाएंगी, अपने गिरजाघर में जाएं, और जो स्टेट का जो बिजनेस है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दे आर इक्वल सिटीजन्स बिफोर द लॉ। पर बात यह है कि आज भी हम समझते हैं कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, जो कायद-ए-आज़म का विजन था, उस हिसाब से पाकिस्तान बन ही नहीं सका। अगर कायद-ए-आज़म के विजन के हिसाब से पाकिस्तान नहीं बना तो माइनॉरिटीज से जो किए गए वादे थे वो भी उस तरह ही अधूरे रह गए जिस तरह कायद-ए-आज़म का विजन या कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाने की बात थी। आज भी हम बात कर रहे हैं कि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाना है, नया पाकिस्तान बनाना है। फिर आपने देखा एक यूनानिमस आईने पाकिस्तान बना,
1973 का, कहते हैं कि यूनानिमस है, बिल्कुल यूनानिमस होगा, लेकिन आपने देखा उसमें भी एक जब कायदे ने कहा था कि रिलीजन का स्टेट से कुछ लेना देना नहीं होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखेंगी तो एक पर्टिकुलर रिलीजन को जो है वो फोकियत हासिल है। उसके आर्टिकल्स यकीनी तौर पे हैं जो कहते हैं कि माइनॉरिटीज जो हैं वो आज़ाद होंगी और इक्वल बिफोर द लॉ होगी। खासतौर पर उसका आर्टिकल 25 कहता है, आर्टिकल 25 कहता है, आर्टिकल 5 कहता है आईन पाकिस्तान का कि अकलियतों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए जाएंगे ताकि वो आज़ादी से अपना मजहब प्रोफेस कर सकें। पर अफसोस की बात यह है कि 75 साल गुजर जाने के बावजूद कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी लेजिस्लेशन ना नेशनल असेंबली से होती है ना प्रोविंशियल असेंबली से होती है। अगर कोई इक्का दुक्का होती है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज भी डिजायर्ड है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। प्रैक्टिकल इज नथिंग। आपको याद होगा हिंदू मैरिज बिल पास हो गया कौमी असेंबली से कोई 2015 में, लेकिन आज तक उसके रूल्स नहीं बने और आज तक वो कहीं इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। चारों सूबों में जो मैरिज लॉ है, हिंदू मैरिज पर्सनल लॉ, वो कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा प्रैक्टिकली। फिर एक आप देखेंगे माइनॉरिटीज को एक बहुत बड़ी, जिसमें यूनानिमस है पाकिस्तान के हिंदू, पाकिस्तान के क्रिश्चियन, पाकिस्तान के सिख, कि यहाँ पे फोर्स्ड कन्वर्जन के खिलाफ लाज होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि कन्वर्जन के कोई लाज इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और पोस्ट कन्वर्जन होती है और वो पंजाब में, सिंध के कुछ अजला में बड़ी कसरत से होती है। उसको नेशनल मीडिया, आपके सहाफ़ी, आपकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, और खासतौर पे आज भी आपने देखा कि इमरान खान साहब ने इसमें पर्टिकुलरली इसका जिक्र किया फोर्स्ड कन्वर्जन का आज अपनी स्पीच में। तो उसमें एक ही लॉ बना था जो सिंध असेंबली ने बनाया था और यूनानिमस था, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत में बना था, प्रीवियस हुकूमत में, लेकिन कुछ मजहबी तंजीमों के एहतजाज के बाद उस लॉ को वापस लिया गया। कहा गया कि हम इसको बेहतर करके पेश करेंगे। उसने आप फिर से कभी सिंध असेंबली की बिल्डिंग की रोशनी आज तक उन्होंने नहीं देखी है, और वो सारी माइनॉरिटी जो है यूनानिमस है कि उस पर कोई प्रोटेक्शन आना चाहिए, खासतौर पे क्योंकि उनकी यंग जो बच्चियां हैं उनको अगवा किया जाता है, उनको कन्वर्ट किया जाता है, और फिर वो एक्सेसिबल नहीं होती फैमिलीज को, और वो बहुत मुश्किल होता है। और आपको पता है कि इंसाफ जिस तरह से हमें मिलता है इस मुल्क में, जो जितना मिलता है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरह आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉज को ले सर, लें। माफ करिएगा, आपकी बात मैं यहाँ काट रही हूँ कि आपने जिक्र किया कि जो नेशनल असेंबली में भी कवानीन इस तरह के बने हैं, उनके रूल्स ही कभी फ्रेम नहीं हुए, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। वहाँ क्या असर मसला रहता है कि अगर एक कानून पास भी हो गया और उसके बाद भी कोई उसके रूल्स ना बन पाए, क्या वो सिर्फ मतलब कि वहाँ क्या पॉलिटिकल पार्टीज किसी से घबरा के ये नहीं करती, या वैसे ही पॉलिटिकल विल नहीं है? नहीं, इसमें देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जब लेजिस्लेशन करती हैं फोर्स्ड कन्वर्जन पे तो उनको इश्यूज आते हैं। और दूसरा मैं जो जिक्र करना चाह रहा था कि डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं जो होते हैं, जो अप्लाई होते हैं, जो सब पे होते हैं, लेकिन वो आप देखें उसमें ज्यादातर जो माइनॉरिटीज के लोग, जैसे मैं एक सक्कर के नौतन लाल का जिक्र करना चाहूंगा कि एक बच्चे ने कोई उस पर सच्चा झूठा इल्जाम लगाया, 5 साल से उस बेचारे की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको सजा हो गई है। इस तरह लॉ एक वो है जो कंट्रोवर्शियल है, उस पर रूल्स नहीं बन रहे। फिर आती है प्रायोरिटी की बात। गवर्नमेंट्स की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं उनकी माइनॉरिटी कभी प्रायोरिटी रही नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी का जिक्र होता है, वो बात माइनॉरिटी की करते हैं, माइनॉरिटी के डे बनाए जाते हैं, लेकिन ना उनकी मेन स्ट्रीमिंग की भी बात नहीं होती। हर पॉलिटिकल पार्टी ने एक अलग विंग बनाया हुआ है कि ये माइनॉरिटी विंग है, और वो बिल्कुल इसी तरह से मुझे लगता है जिस तरह से ज़ियाउल ने एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना के रखा था, और माइनॉरिटी बिल्कुल जो मेन स्ट्रीम नहीं थी वो इस तरह का है। और उनका जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी जो है वो भी डिजायर्ड हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या तो डायरेक्ट इलेक्शंस होने चाहिए माइनॉरिटी मेंबरान के, या जो उनको पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मेन स्ट्रीम करने के लिए वो टिकट्स दें, और जहाँ जहाँ पे उनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है मुख्तलिफ ममालिक में उनका जो इम्प्लीमेंटेशन इस तरह से हो रही है कि वहाँ पे उन माइनॉरिटी के लोगों को टिकट्स दे के वहाँ से इलेक्शंस लड़ाए जाएं। एक मैं मसला और भी आपकी तौसत से सामने लाना चाहूंगा जो हमारी सिलेबस का है, उसमें हेट मटेरियल आप सोशल मीडिया देखें, उस पर इंतहाई जो खासतौर पे माइनॉरिटीज के हवाले से जो पोस्ट आती हैं वो हेट मटेरियल बहुत ज्यादा छपता है, लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है।
आपके बच्चे जो हमारे कम्युनिटी के बच्चे हैं वो जाकर अपनी स्कूलों में वो गीता नहीं पढ़ सकते, वो बाइबल नहीं पढ़ सकते। आज दिन मुख्तलिफ वक्तों पे ये वादे तो होते रहे, लेकिन इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट्स ये सब कुछ प्रैक्टिकल अभी तक नहीं बन पाया है, तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।